भारत में जब राज्य की उत्पत्ति की चर्चा होती है तो वैदिक राज्य का सबसे पहले उल्लेख होता है कि जो वैदिक कालखंड है अर्थात ऋग्वेद से लेकर के उत्तर वैदिक रचनाओं तक के उत्तर वैदिक साहित्यिक रचना का कालखंड अर्थात 1500 ईसा पूर्व से करीब 700-800 ईसा पूर्व तक का कालखंड, उसमें किस प्रकार का राज्य था भी अथवा नहीं था। तो जो ऋग्वैदिक कालखंड है उसमें हम राज्य की एक अवधारणा तो पाते हैं, परंतु जो आज क्लासिकल राज्य की दृष्टि है जिसमें उसके 4 अभिन्न अंग होते हैं, टेरिटरी, सिटीजन और गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी, अर्थात निश्चित भूभाग, जनता, एक सरकार और संप्रभुता। उनमें से ये संकेतित किया जाता है कि एक निश्चित भूभाग हम उत्तर ऋग्वैदिक काल के राज्य में नहीं पाते। वहाँ जन शब्द का उल्लेख है और ये माना जाता है कि राज्य जैसी कोई संस्था यदि उत्पन्न हो रही थी तो वह सामाजिक संस्था का ही एक रूप थी। अर्थात जन क्या है? जन जो ऋग्वैदिक कबीले हैं उनका एक बड़ी इकाई है। कुल अर्थात परिवार से गांव का निर्माण होता है, गांव से विश्व और ऐसे कई विषयों का समूह जो है वो जन है। और ऋग्वेद में जन का और राजन का उल्लेख तो कई बार हुआ है, जनपद का उल्लेख नहीं है। अर्थात राजन कौन है? वो जो जन का अधिपति है, उसको यहाँ पर राजन कहा गया है। अब ये जो राजन है यह इसको कोई दैवीय अधिकार नहीं है। ऋग्वेद में जो राजन है या अधिपति है वो जन के समूह में से ही एक प्रमुख व्यक्ति है और जिसका चुनाव आमतौर पे जन मिलकर करते हैं। वहाँ हमें कुछ संस्थाएं भी मिलती हैं जिनको हम राजनीतिक संस्था कह सकते हैं। उनमें सभा और समिति का हमें उल्लेख मिलता है। इनमें से जो समिति है ये माना जाता है कि वो शासक का चुनाव किया करती थी और सभा जो थी वो उसको मंत्रणा देने वाली एक संस्था थी। इसके अतिरिक्त हमें विदत का जिक्र भी मिलता है और विदत ऐसा माना गया है कि वितरण करने वाली संस्था है। इसके मायने ये हुए कि जो राज्य है वो लोगों जो भी प्राप्त हो रहा है उसको समान रूप से बांटने का कार्य कर रहा है और राजा बहुत शक्तिशाली नहीं हुआ है। राजा के निरंतर चयन के या वापस पदच्युत कर देने के हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात जो उत्तर वैदिक काल है उसके राज्य की प्रकृति बदल जाती है और राज्य उस रूप में सामने आता है अपने क्लासिकल रूप में जो आज हम देखते हैं। अर्थात जन जो है वो जनपद में रूपांतरित हो जाते हैं। जन जब जनपद में रूपांतरित होते हैं तो इसके माने ये हैं कि उनका एक निश्चित भूभाग हमें दिखलाई पड़ता है। जैसे उत्तर जो ऋग्वैदिक जनपद हैं उनमें हमें गांधार, कैकय, मद्र, उशीनर, मत्स्य इत्यादि जनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है जिनका एक निश्चित भूभाग है। इसके अतिरिक्त राज्य में क्या परिवर्तन आता है यदि हम देखें तो अधिशेष के कारण, जैसा कि राज्य के प्रकृति के बारे में निरंतर विद्वान कहते रहते हैं, अधिशेष ही राज्य को बनाता और उसको शक्तिशाली करता है। तो अधिशेष की उत्पत्ति होने से उत्तर वैदिक काल में राज्य और राजा शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे पुरुपुत्सु है तो हम ऋग्वेद में देखते हैं कि एक शासक का जिक्र आता है पुरुपुत्सु, उसको अर्धदेव कहा गया है। अर्थात राजा को डिविनिटी देना, दैवीय शक्ति प्रदान करने की परंपरा ऋग्वेद से दिखाई देती है जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते मजबूत हो जाती है। यहाँ हमें राजा अधिकतर वंशानुगत मिलते हैं, वो शक्तिशाली मिलते हैं, उनको और शक्तिशाली बनाने का उद्यम किया जा रहा है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में एक शब्द है विषमता, राजा को कहा गया है। विषमता का उल्लेख है जो विष का हरण करने वाला है। जो ऋग्वेद में विष क्या है? बड़ा कुलों का एक बड़ा समूह जो आर्थिक गतिविधियों से उत्पादन करता है। तो विषमता कौन है? वो जो विष का हरण करता है। और कैसे करता है? कुछ निश्चित करों का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं उत्तर वैदिक साहित्य में, जिनमें बलि है, शुल्क है, भाग है और इनको इकट्ठा करने वाले अधिकारियों का भी जिक्र है, भागदूत है, अक्षवाप है। अर्थात अब राज्य नामक संस्था मजबूत हो चुकी थी और एक नियमित संस्था के रूप में काम कर रही थी जिसमें कर संग्रहण करने वाले अधिकारी भी हैं और शासक है जो राजा जन समूह से निश्चित मात्रा में कर लेता है।
फिर वो संघर्ष भी हमें नजर आता है ब्राह्मण और क्षत्रियों का उत्तर वैदिक साहित्य में, जो ये बताता है कि शासक जो हैं या जो राज्य संस्था के अधिपति हैं वो बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और वो ब्राह्मणों को चुनौती देने लग गए हैं। जो हम ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति पाते हैं वो अब इस समय कमजोर हो जाती हैं और उनकी उतनी बड़ी भूमिका नहीं रहती, अर्थात समिति शासक का चयन करने की स्थिति में नहीं है। जैसा कि हम उल्लेख कर रहे थे कि शासक को उत्तर वैदिक काल में कतिपय कर्मकांडों के माध्यम से बड़ी वैधता दी गई, उसको दैवीय अधिकार दिए गए। और वो कर्मकांड कौन से हैं? ऐसे कुछ कर्मकांडों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इनके माध्यम से राजा को जन समूह के अंदर वैधता और भव्यता दोनों प्रदान करने का प्रयास हम वैदिक साहित्य में पाते हैं। राजसूय कतिपय अनुष्ठानों और यज्ञों का एक समुच्चय था जिसके माध्यम से राजा को प्रतिस्थापित किया जाता था। राजसूय यज्ञ या अनुष्ठान में एक रत्नविंशी संस्कार होता था। रत्नविंशी संस्कार में राजा रत्निनों के पास जाया करता था, अर्थात राज्य के प्रमुख अधिकारी या स्टेक होल्डर्स या राज्य के प्रमुख शक्तिशाली लोग, और उनके पास जाकर के अभ्यर्थना करता था और उनसे जो संबंधित देवता होता था उसको नमन करता था। इसमें हम एक लंबी चौड़ी अधिकारियों की लिस्ट पाते हैं। थोड़े हेरफेर के साथ वो हमें समस्त ब्राह्मण साहित्य में प्राप्त होती है मौर्य काल तक। और ये रत्नविंशी संस्कार में वो जो अधिकारी जिनके यहाँ राजा जाता है स्वयं, उनका जो जिक्र है वो कैसे हैं? या तो राजा के स्वयं के परिवार का हिस्सा हैं या वो बड़े अधिकारी हैं जो उसको राज्य के नियमन में सहायता देते हैं। जैसे इसमें ब्राह्मण या पुरोहित है जिसके घर वो जाता है और अभ्यर्थना के अंदर बृहस्पति नामक देवता को नमन करता है। फिर राजन्य नामक समूह है, अर्थात वो क्षत्रिय वर्ग जो राजा से सीधे किनशिप से या संबंधों से जुड़ा हुआ है, उनके यहाँ जाता है और इंद्र की अभ्यर्थना करता है। फिर महिषी है जो उसकी पटरानी है, उसके यहाँ जाता है, नैरति की अभ्यर्थना करता है। फिर परिव्रक्ति है, वो दूसरी रानी जो अब उसके साथ नहीं रह रही, वहां जाता है और अदिति की अभ्यर्थना करता है। फिर सेनानी है, मुख्य सेनापति, वहां जाके अग्नि की वो अभ्यर्थना करता है। फिर सूत है, श्रत है, ग्रामणी है, संग्रहित्र है अर्थात कोषपाल, भागदूत है, कर संग्राहक, और अक्षवाप है, गोविकर्ता है, पालागन है। इस तरह से करीब 16 अधिकारी हैं जिनको वो जाकर के अभ्यर्थना करता है और उनसे अनुमोदन प्राप्त करता है। इस प्रकार ये जो रत्नविंशी संस्कार है वो राजा को एक किस्म की वैधता देता है या अनुमोदन प्रदान करता है। रत्नविंशी संस्कार के पश्चात देवांशुविंशी नामक एक संस्कार होता था। ये सारे संस्कार राजा के राजाभिषिक्त होने के तत्काल बाद हुआ करते थे। तो देवांशुविंशी संस्कार में वो देवताओं की अभ्यर्थना करता है या उनकी आराधना करता है। फिर अभिषेक नियम होता है जिसमें जल के द्वारा विभिन्न नदियों का जल लाकर राजा का अभिषेक किया जाता है, क्योंकि जल को बड़ा पवित्र माना जाता है और उसका एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भारतीय परंपरा में रहा गया है। उसके पश्चात एक संस्कार, इसका नाम ही देवारोपण है, अर्थात राजा में देवत्व का आरोपण करना। पुरोहित जो हैं विभिन्न मंत्रोच्चार के जरिए ये इंगित करते हैं कि वो राजा में देवत्व का आरोपण कर रहे हैं और अब वो जो है राजा जो है देवी शक्तियों से युक्त है और उसको हमें देवता के समान दर्जा देना चाहिए। ये ऐसी वो आमजन से अपेक्षा करते हैं। इसके बाद एक और संस्कार है जो जिसका बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है, वह है दंड प्रहारम, अर्थात ये सब करने के बाद उसको देवत्व का आरोपण करने के बाद उस पर पुरोहित दंड का प्रहार करते हैं और ये अभिव्यंजित किया जाता है कि यह राजा भी जो देवत्व के पद पे आसीन हो गया है वो भी दंड द्वारा बाधित है, या राजा भी जो है वो दंड के द्वारा परिचालित है। अर्थात यहाँ आप ये देखेंगे कि हमें राज्य की या राजा की वैधता का एक दूसरा पहलू देखने को मिलता है और वो यह है कि राजा से यह अपेक्षा की गई है कि वो युक्त रह करके या और धर्मोनुकूल आचरण के द्वारा शासन करेगा और वो उस दंड या धर्म के अधीन है। इस प्रकार हम एक स्वेच्छाचारी राज्य की परिकल्पना भारतीय परंपरा में नहीं पाते हैं, इवन उत्तर वैदिक कालखंड में।
तो ये जो वैदिक राज्य है, जो ऋग्वैदिक काल के एक कबीले नुमा सरदार तंत्र से उत्तर वैदिक काल में आते आते एक व्यवस्थित रूप से वंशानुगत राज्य के रूप में परिगणित हो जाता है। उस क्रम में कुछ संस्थाएं भी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनको हमको जानना चाहिए, और वो संस्थाएं हैं सभा, समिति और विदत। तो विदत, सभा और समिति तीनों का उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। यहाँ ये गौर करने की बात है कि जो विदत है उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में तो ज्यादा मिलता है, परंतु उत्तर वैदिक काल में उसका उल्लेख थोड़ा कम हो जाता है। इसके मायने ये है कि विदत नामक संस्था ऋग्वैदिक काल में ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। और हम ये भी जान आए हैं कि विदत जो संस्था थी वो वितरण का कार्य करती थी। इसके मायने ये हुए कि जो ऋग्वैदिक राज्य है उसकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। वो जो युद्ध में प्राप्त सामग्री थी, जो लूट में प्राप्त सामग्री थी, उसको अपने जन के बीच में बांट देने का कार्य वो राज्य करता था विदत नामक संस्था के जरिए। यानी इसका एक जनजातीय सा स्वरूप हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। विदत में स्त्रियां भी भाग लेती थी। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में उल्लेख है कि सूर्या से विदत में आए लोगों के समक्ष बोलने को कहा गया। सूर्या एक स्त्री है और उससे ये कहा गया कि वो विदत में आए लोगों के समक्ष बोले। तो इस प्रकार जो विदत है वो हमें एक वितरण करने वाली संस्था के रूप में देखने में आती है, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्षीण हो जाती है। फिर जो और दो हम संस्थाओं का जिक्र यहाँ पाते हैं वो सभा और समिति हैं, जिसमें ये माना गया है कि सभा जो थी वो ज्यादा प्राचीन संस्था है, क्योंकि इसका भारोपीय भाषाओं में और भी जगह उल्लेख है। जर्मनी में भी एक सुप्त नामक हम उल्लेख पाते हैं ऐसी एक संस्था का। तो सभा समिति से ज्यादा प्राचीन संस्था है और सभा में स्त्रियों को भी अनुमति थी। सभा का कार्य न्यायिक ज्यादा था, अर्थात न्याय करने का कार्य करती थी, इसलिए इसको उन लोगों की संस्था कहा गया है जो थोड़े से ज्यादा विवेकपूर्ण है। और न्याय का कार्य सभा परवर्ती काल में भी करती हमें नजर आती है, क्योंकि जातकों में एक कथा है जिसमें एक श्लोक आता है कि न सा सभा यत्र न संति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम धर्मम न स नो यत् न सत्य न अस्ति सत्यम न तद यद छन्नाभिपेतम। अर्थात वो सभा नहीं है जिसमें वृद्ध लोग नहीं है, अर्थात ज्ञानी लोग नहीं है। वो वृद्ध या ज्ञानी वो नहीं है जो, यानी जो सच नहीं बोलते वो ज्ञानी नहीं है, और सच वो सच नहीं है जो छल से जुड़ा हुआ हो। इस प्रकार हम सभा नामक संस्था को कोई ना कोई राजनीतिक भूमिका निभाते हुए बौद्ध काल तक प्राप्त करते हैं या देखते हैं। जहां तक समिति का सवाल है, समिति ये माना गया है कि वो समस्त जन की एक निकाय होती थी या बॉडी होती थी। जैसे कि आजकल की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं उसमें एक जनरल बॉडी मीटिंग जैसी परिकल्पना हम पाते हैं। आज जब ग्राम स्वराज हमने लागू किया है तो हमने उसमें इस बात का समावेश किया है कि वर्ष में 2 या 3 बार संपूर्ण ग्राम सभा होगी, संपूर्ण गांव की एक सभा होगी, इसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा उस गांव विशेष के पूरे इलेक्टोरल जो कॉलेज है उसका समूह है। अर्थात ग्राम सभा क्या होती है कि उस गांव में वोट देने वाले यानी वयस्क नागरिक जो हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पूरा इलेक्टोरल कॉलेज या पूरा इलेक्टोरल कॉलेजियम। तो ये जिसको हम दूसरी भाषा में जनरल बॉडी भी कहते हैं। कई और यदि निकायों को हम प्राप्त करें, किसी कंपनी के यदि हम विधान को देखें तो उसमें जो उसके समस्त शेयर होल्डर्स जो हैं, चाहे उसके पास 1 शेयर हो चाहे 1 लाख शेयर हो, वो सब उस जनरल बॉडी का पार्ट होते हैं। अर्थात जब कभी जनरल बॉडी की मीटिंग होती है तो सब उसमें निर्णय करने की क्षमता रखते हैं। तो जो समिति हम वैदिक साहित्य में पाते हैं वो कुछ ऐसी संस्था है जिसमें उन समस्त वयस्कों का समूह है जो उस क्षेत्र विशेष में रहते हैं और वो निर्णय में सहभागी बनते हैं। इसलिए ऋग्वेद में एक आ गया है कि समिति वह है जो राजा को चुनती है। समिति सभा से एक बड़ा निकाय है। सभा कतिपय विद्वानों का एक समूह है, विद्वान या वृद्धजनों का, जबकि समिति समस्त वयस्कों का समूह है जो राजा का चुनाव करती है। ऋग्वेद में हम ऐसे मंत्र भी पाते हैं
जो ये बात कहते हैं कि हमारा मन समान हो, हमारी समिति समान हो, हमारे विचार समान हो। तो समिति में सहमति की बात बहुत की गई है। नरिष्ठता का जिक्र आता है, वो संकल्प जो समिति या सभा में पारित किया गया है। तो इस प्रकार सभा, समिति और विदत जैसी संस्थाएं हम ऋग्वेद में प्राप्त करते हैं, जो एक राज्य के जनजातीय और लोकतांत्रिक स्वरूप को इंगित करती हैं। और कालांतर में हम ये पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते इस तरह की जो ये तीनों संस्थाएं वो क्षीण होती जा रही हैं और राज्य एक मजबूत आनुवंशिक स्वरूप लेता जा रहा है, जैसा कि दुनिया में और भी जगह पे हुआ। हालांकि भारत में लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य की प्रवृत्ति बनी रही, परंतु उत्तर ऋग्वेद से लेकर उत्तर वैदिक काल तक जो हम राज्य में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, जो रूपांतरण देखते हैं, वो क्या है कि राज्य शक्तिशाली हो रहा है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण कर रहा है, जहां उसका एक पास एक निश्चित टेरिटरी या भूभाग है, वो संप्रभु हो रहा है और शासक वंशानुगत और शक्तिशाली होती जा रहे हैं। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, सभा, समिति और विदत, वो प्रभाव में कम होती जा रही हैं। राजा शक्ति और प्रभाव को ग्रहण कर रहा है और सभा समिति की जगह पे परिषद जैसी एक नई संस्था का आविर्भाव हो रहा है, जो राजा को मंत्रणा देने के लिए या परामर्श देने के लिए आ रही है। तो ये वैदिक राज्य का रूपांतरण है।